पहले छोटे लेवल पे कर रहा था, तकरीबन कोई 10-12 जानवरों के साथ, और यहाँ पे तकरीबन मेरे पास 50 एनिमल है। नहीं जी, मेरा जो अपना ओपिनियन है वो यही है कि जो जानवर जब दूध देना कम हो जाता है या दूध देना बंद कर देता है, उसे सेल करने से आपका नुकसान होता है एक्चुअली। अगर आप उसे अपने पास ही रखें, ठीक है, और वो दोबारा मतलब दूध देने की पोजीशन में आ जाए, यानी कि दोबारा बच्चा दे दे और वो दोबारा उसका जो लैक्टेशन पीरियड है वो दोबारा स्टार्ट हो जाए, तो ही जानवर का फायदा होता है। अगर आप जानवर को ऐसे तो 3 लाख रुपए का लिया हुआ जानवर, जब उसका दूध देना उसने बंद हो जाना है, वो तो लाख रुपए का भी नहीं बिकता। मतलब जो भैंसों के बच्चे हैं उनको दूध ना पिलाने के चक्कर में उन्हें बेच देते हैं और वो जानवर का कबाड़ा कर देते हैं। तो ये चीज मेरे ख्याल से जो भी इस बिजनेस में आना चाहिए उसे ना एक चीज ये देखनी चाहिए कि ये जो उनसे बच्चे हैं ना, ये शादी आपका बोनस है एक्चुअली, जो एक ऐसी कमेटी है जो 2 साल बाद निकल पड़नी। काम आसान नहीं है, मुश्किल है, लेकिन कोई भी काम आसान नहीं होता। तो मेरा मशवरा है जी, जो भी इस काम में आना चाहे पूरा मुखलिस होके मेहनत के जज्बे के साथ आए, तो इस काम में लॉस कोई नहीं है, प्रॉफिट है। अगर आप मुखलिस होके इस काम को करें तो इसमें अल्लाह ने बहुत प्रॉफिट रखा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। सर कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं जी कैसे? जी अल्लाह का शुक्र। सर सबसे पहले अपना तारुफ करवा दीजिएगा। जी मेरा नाम मोहम्मद बुरहान है और मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, मास्टर्स इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम स्वीडन, और सियालकोट का रहायशी हूँ, सियालकोट पाकिस्तान से, और यहाँ पे डेयरी फार्मिंग कर रहा हूँ। सर आप कितने अरसा से डेयरी फार्मिंग कर रहे हैं? मुझे डेयरी फार्मिंग में तकरीबन कोई 2.5 साल से है। मेरा पहले छोटे लेवल पे कर रहा था, तकरीबन कोई 10-12 जानवरों के साथ, और अभी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बड़ा फार्म स्टार्ट कर दिया हुआ है यहाँ पे सियालकोट में, सियालकोट के सबर्ब में, साइड एरिया में, और यहाँ पे तकरीबन मेरे पास 50 एनिमल हैं अभी। माशाल्लाह, यानी कि आपने पहले इसकी लर्निंग की है, तो इसके बाद आपने फार्म को जो है ना वो वसी किया है। ऑब्वियसली जी, बंदा अगर आप एकदम स्टार्ट ही मतलब उस लेवल पे जाके करें कि जहाँ पे आपको संभालना मुश्किल हो जाए, तो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, आप काम को चला नहीं पाएंगे। तो ये ज़रूरी होता है कि आप पहले काम को समझ जाएं, उसके अप्स एंड डाउन्स को समझ जाएं, उसमें क्या फ़ायदे हो सकते हैं, क्या नुकसान हो सकते हैं। अगर ये चीज़ें आपको समझ में आ जाए तो फिर ही आपको बड़ा रिस्क लेना पड़ता है, और ऐसे ही करना चाहिए, ये मेरी रिकमेंडेशन है। सर आजकल ये जो दौर जा रहा है, कुछ लोग डेयरी के कारोबार में नाकाम हो रहे हैं और ये जो फार्म है उनको स्किप कर रहे हैं। माशाल्लाह आपका पहले फार्म छोटा था, अभी आपने इसको बड़ा किया है। आपने इस काम से क्या सीखा है या क्या हासिल किया है कि आप इसको जो है ना वो अपर लेवल पर जो है ना लेके जा रहे हैं? देखिए जी, हर बंदे का एक्सपीरियंस डिफरेंट होता है, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। अब जो लोग इस काम को छोड़ रहे हैं या नुकसान हो रहा है उन्हें, मैं उनके बारे में तो कुछ नहीं कह सकता, लेकिन जो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि अगर आप जानवर की सेहत का ख्याल रखें, अगर आप मुलाजमों को खुश रखें, उनको जिन्होंने संभालना है वो सिंसेरिटी के साथ उनको संभाल रहे हो, तो मैं नहीं समझता कि जी इस काम में कोई नुकसान है। और सबसे बड़ी बात कि अगर काम को ईमानदारी के साथ और एक मुखलिस तरीके के साथ किया जाए, 2 नंबरी ना की जाए, बेईमानी ना की जाए, तो मेरे ख्याल से काम में बरकत पैदा होती है और काम सही जाता है, नुकसान के चांसेस कम होते हैं उसमें। माशाल्लाह। तो सर अभी आपके पास टोटल एनिमल्स 50 हैं? जी मेरे पास 50 एनिमल हैं। आपके पास सर कौन कौन सी ब्रीड है? ब्रीड जी फ्रैंकली अगर आप मेरे से पूछे ना, तो ये जो ब्रीड है ना, ये एक्चुअली पहचानी, मैंने तो अपने 2.5 साल के एक्सपीरियंस में मैंने ये नोट किया है कि ब्रीड को पहचाना, आप कहीं पे भी जानवर लेने जाएंगे ना, वो आपको यही कहेंगे कि ये नंबर 1 ब्रीड है, ये नीली रावी है, ये फलां है, ये फलां है। तो मेरे ख्याल से तो पाकिस्तान में वैसे ज्यादातर होती ही नीली रावी ही है। इसके अलावा भैंसों में मुर्रा ब्रीड होती है, लेकिन वो इंडियन है, पाकिस्तान में पाई जाती है। सिंधन है, वो हमारे पंजाब में कम पाई जाती है। पंजाब में हमारे ज्यादातर वैसे नीली रावी ही पाई जाती है। लेकिन अब इसमें प्योर नीली रावी कौन सी है, पेडिग्री है कि नहीं, वाकई ही उसकी नस्ल है कि नहीं, वो आपको शायद नहीं पता चल सकेगा। देखने में तो सारे जानवर काले ही लगते हैं जी जी, लेकिन ये होता है कि जानवर खरीदने के टाइम पे आपको कुछ चीजें हैं जो उनसी ध्यान में रखनी पड़ती हैं, जो आपको समझ के फिर जाना पड़ता है। बस उसमें देखने में यही है कि देखने में अगर जानवर सेहतमंद आपको नजर आ रहा है, और दूसरा उसका दूध ठीक है,
उसकी मिल्किंग कैपेसिटी ठीक है, ये दो चीजें अगर उसकी बेहतर है तो ऑब्वियसली वो फिर जब आप उसे अपने पास लेके आएंगे, उसकी हिदमत पूरी करेंगे, उसे अच्छा खिलाएंगे, उसकी टेक केयर करेंगे, तो वो आपके पास भी ग्रो ही करेगा। तो यही इसका होता है। बाकी ब्रीड एज सच में भी मतलब मेरा भी इतना एक्सपीरियंस शायद नहीं हुआ, तो उस वजह से मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने तो ये 2.5 साल के अपने एक्सपीरियंस में यही पाया कि ब्रीड कोई इतना मैटर नहीं करती। पाकिस्तान में सारी भैंसें सारी अच्छी हैं, लेकिन ये अच्छी भैंस वही होती है जिसका ख्याल अच्छा रखा गया हो, जिसे प्रॉपर उसके न्यूट्रिशन पूरे किए हुए हैं, उसे खाने को जो उसकी मुकम्मल ग़िज़ा है उसे मिलती हो, उसे चारा मिलता हो, उसे वंडा मिलता हो, उसके प्रोटीन और उसके कार्बोहाइड्रेट्स पूरे होते हैं। तो जिस जानवर के भी ये चीज़ पूरे होते हो उसकी मिल्किंग कैपेसिटी ठीक रहेगी, उस जानवर की सेहत भी ठीक रहेगी। तो यही होता है। बाकी ब्रीड का तो मतलब जी सर, जो खिलाना है वही हासिल करना है ऑब्वियसली ऐसे। तो सर ये जो आपने 50 एनिमल्स बाय किए हैं, ये एक दफा किए हैं या कि स्टेप बाय स्टेप खरीदा? जी नहीं, ऐसे नहीं है। इसी तरह से था कि जो मेरा एक तो मतलब 2.5 साल पहले जब मैंने काम को स्टार्ट किया तब तो मैंने एक दो करके जानवर लाए हैं, उनको समझा है, एक बंदा रखा है उनके ऊपर, और यही देखा है कि मतलब कि जानवर की मतलब कि मौसम के लिहाज से जानवर की मिल्किंग पे क्या असर पड़ता है, उसके खाने पीने की रूटीन जब चेंज होती है तो उसमें उसके दूध के जो है मतलब मिल्किंग कैपेसिटी है उसके अंदर कितना फर्क आता है। ये चीज़ें समझिए कि दो करके 10-12 जानवर जो है मैंने पहले 2 साल में इकट्ठे किए हैं, और एक काम को कह लें कि काम को सीखा है। फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बड़ा फार्म जब स्टार्ट किया तो यहाँ पे फिर इस तरह से होता है कि मैंने 15-15 जानवर करके फिर लेके आया हूँ, मतलब 15 जानवर एक दफ़ा ले आया हूँ, 15 जानवर एक दफ़ा ले आया हूँ, इस तरह से मतलब करके लाए हैं, इकट्ठे 50 नहीं लेके। तो सर ये जो एनिमल्स है आप किस इलाके से बाई करते हैं? मैं वैसे ज़्यादातर जाता हूँ हमारे सदर्न एरिया में, साउथ पंजाब में, आरब वाला, बुरा वाला, बिहाड़ी, लुडन, खानेवाल, ये सारे इलाकों में, हासिलपुर, ये सारे इलाके जो हमारे साउथ की जो बेल्ट है मुल्तान तक, वहाँ से मतलब बाय करके आते हैं। तो सर खरीदारी खुद करते हैं यहाँ के? जी पर्सनली खरीदारी पर्सनली करता हूँ, खुद जाता हूँ, सारे जानवरों को पर्सनली देख के फिर उसके बाद बाय करता हूँ। तो माशाल्लाह अभी 50 जानवरों में से कितने जानवर दूध दे रहे हैं? जी तकरीबन जो है वो 30 जानवर जो है वो दूध देने वाले हैं इस टाइम मेरे पास। तो 30 जानवरों का डेली बेस पे कितना दूध हो जाता है? अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी है दूध, मतलब कोई 200 kg के करीब है दूध माशाल्लाह। तो सर आपने भी क्या प्लान बनाया है? जो जानवर दूध नहीं देते उनको फिर बाद में खुद तैयार करेंगे या कि उनको सेल कर देंगे? नहीं जी, मेरा जो अपना ओपिनियन है वो यही है कि जो जानवर जब दूध देना कम हो जाता है या दूध देना बंद कर देता है उसे सेल करने से आपका नुकसान होता है एक्चुअली। अगर आप उसे अपने पास ही रखें, ठीक है, और वो दोबारा मतलब दूध देने की पोजीशन में आ जाए, यानी कि दोबारा बच्चा दे दे और वो दोबारा उसका जो लैक्टेशन पीरियड है वो दोबारा स्टार्ट हो जाए, तो ही जानवर का फायदा होता है। अगर आप जानवर को ऐसे तो 3 लाख रुपए का लिया हुआ जानवर जब उसका दूध देना उसने बंद हो जाना है, वो तो लाख रुपए का भी नहीं बिकता, 80,000 का 70,000 का वो जानवर, मतलब वो गोश्त के रेट पे फिर कसाईयों को या कोई किसी भी बंदे को वो उस रेट पे जाता है। तो बेसिकली आप अपना वो जो आपने 1 साल के पीरियड में उससे दूध लेके जो उतना कमाया नहीं होता जितना उसे जानवर को बेचने के बाद आप लॉस में चले जाते हैं। तो ज़्यादा बेहतर अगर फार्मिंग के बिजनेस में जो बेहतर चीज़ रहती है वो यही रहती है कि अगर जानवर की मिल्किंग कैपेसिटी कम हो जाए, ऑब्वियसली जानवर ने मतलब हर टाइम तो दूध नहीं देते रहना, उसका वही लैक्टेशन पीरियड जो होता है उसका वो नॉर्मली 6 महीने ही होता है, 6 से 8 महीने उसने अच्छा दूध देना होता है, उसके बाद उसने ऑटोमेटिकली कम होना शुरू हो जाना होता है उसका दूध कम। तो सबसे बेहतर ये होता है कि आपके जानवर जो हैं वो टाइम पे क्रॉस होते रहे, टाइम पे वो आगे दोबारा प्रेग्नेंट हो जाए आपकी जो है वो भैंस, और वो दोबारा आपके पास ही फिर दोबारा दूध पे आ जाए। यही फार्मिंग में मेरे ख्याल से ये की पॉइंट है। यहाँ पे आके शायद कुछ फार्मर्स हैं जो शायद नुकसान में चले जाएंगे या उन्हें प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है, नुकसान होना शुरू हो जाता है। अगर ये चीज़ उनकी होती रही, जानवर की सेहत सही रहे और वो इन टाइम प्रेग्नेंट हो जाए, दोबारा उसके पास वो बच्चा दे दे और दोबारा दूध देना शुरू कर जाए, तो फिर जानवर में मतलब इस काम में कोई नुकसान नहीं होता। इसमें नुकसान यही होता है कि जब जानवर वो दूध उनका खत्म हो जाता है तो ऑब्वियसली उसने खाना तो उतना ही है, तो फिर फार्मर नुकसान में चला जाता है।
सर आपने माशाल्लाह बड़ी अच्छी बात की है। जब एक बफलो दूध देना बिल्कुल ख़त्म कर देती है, कुछ मंथ होते हैं कि वो दूध नहीं देती, तो उसका जो बच्चा होता है वो उसकी जो खर्चा है उन मंथ का वो पूरा कर देता है या कि नहीं? देखें जी, ये आपका सवाल अच्छा लगा मुझे कि आपने जानवर के आगे बच्चों के बारे में पूछा। नॉर्मली जो डेयरी फार्मिंग करते हैं वो ना दूध के लालच में बच्चों की तरफ ध्यान नहीं देते। हालांकि ये जो बच्चे हैं ये इसको आप इस तरह से समझ लीजिए कि एक जो भैंस होती है ना, उसको आप भैंस के तौर पे ना रखें, उसे एक मिल्क प्रोड्यूसिंग फैक्ट्री, एक मिल्क प्रोड्यूसिंग यूनिट समझें। और ये एक ऐसी फैक्ट्री है कि वाइल गिविंग द प्रोडक्ट, कि वो एक टाइम पे साथ आपको प्रोडक्ट भी दे रही है और उसके साथ साथ वो दूध देने के साथ साथ अपनी तरह की एक और मशीन भी तैयार कर देती है। मतलब साल के अंदर, 1.5 साल के अंदर, मैक्सिमम 2 साल के अंदर जब भी वो मतलब दोबारा प्रेग्नेंट हो जाए, और मतलब कि दूध भी दे रही है, प्रोडक्ट भी दे, एक ऐसी फैक्ट्री है जो प्रोडक्ट भी दे रही है और अपनी तरह की एक और फैक्ट्री तैयार कर रही है। क्योंकि अगर उसकी वो जो अगला जो बच्चा होता है, अगर वो फीमेल है, कट्टी होती है, तो वो 3 साल के बाद उसी तरह की एक भैंस बन जाती है। ठीक है, तो नॉर्मली लोग जो होते हैं वो बच्चों को, मतलब जो भैंसों के बच्चे हैं उनको दूध ना पिलाने के चक्कर में उन्हें बेच देते हैं और वो जानवर का कबाड़ा कर देते हैं। तो ये चीज़ मेरे ख्याल से जो भी इस बिजनेस में आना चाहिए उसे ना एक चीज़ ये देखनी चाहिए कि ये जो उनसे बच्चे हैं ना, ये साथ ही आपका बोनस है एक्चुअली, जो एक ऐसी कमेटी है जो 2 साल बाद निकल पड़नी, और इसी तरह से आपकी ग्रोथ होती तब है। ये इसमें डेयरी फार्मिंग में कहते हैं कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ यही चीज होती है कि एक जानवर है, उसने एक बच्चा दिया है, उसका बच्चा जब वो जवान हो गया तो उसने भी फिर एक और बच्चा दे देना। तो ये 2 की मतलब 2 रेज़ टू पावर वाली जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है, 2 से 4, 4 से 16, मतलब इस तरह से इसकी ग्रोथ होती है। और वो ग्रोथ तब होती है जब आप इसके बच्चे जो हैं वो अपने पास संभालें, उनको भी उतना ही उनके ऊपर भी इन्वेस्ट करें जितना आप भैंसों पे कर रहे होते हैं, क्योंकि उन्होंने भी कल को उसी तरह की भैंस बनना है। जी सर, माशाल्लाह बड़ी कीमती बात की है। तो सर जो छोटे बच्चे हैं उनकी अच्छी ग्रोथ किस तरह मुमकिन है, उनकी कैसे देखभाल की जाए, उनको क्या खिलाया पिलाया जाए, इसके अलावा उनको जो मिल्क देना है वो कितना देना है और कितने अरसे के लिए देना है? जी, मैंने जो मेरी अपनी पर्सनल जो मेरा एक्सपीरियंस है वो यही है कि जो बच्चा होता है ना, उसे एटलीस्ट पहले 2 महीने तो आपको बहुत ज्यादा दूध पिलाना चाहिए। मतलब 4 उसके थन है ना भैंस के, तो 2 थन तो एटलीस्ट जो है वो बच्चे को पिलाने चाहिए, क्योंकि जो पहले जो एक्चुअली 40 डेज जो उनसे होते हैं ना, उसमें उसकी स्पाइनल कॉर्ड जो होती है ना बच्चे की, जो रीढ़ की हड्डी होती है वो मुकम्मल होनी होती है। जब बच्चा पैदा होता है तो एक्चुअली उसके ऑर्गन उतने, मतलब उनकी ग्रोथ पूरी नहीं हुई होती, जो पैदा होने के बाद न्यूट्रिशन दूध के थ्रू वो पूरे होने होते हैं। तो अगर 40 से 60 दिन, 2 महीने एटलीस्ट उसे सही जो उसकी मिनिमम कैपेसिटी है उतना पिलाया जाए उसको दूध, यानी कि एटलीस्ट 2 थन जो है वो बच्चे को पिलाए जाए, तो वो अपनी पूरी ग्रोथ में आ जाता है। उसके बाद 2 महीने के बाद ऑटोमेटिकली जो बच्चा है ना वो चारा खाना शुरू हो जाता है। फिर उसको आप फैटनिंग के लिए कोई चीज़ दे दे या चारा खिला दे, वो अच्छी बात है, उसे आप फिर जितना मर्जी खिलाता रहे। लेकिन 2 महीने तो पहले ऐसे है कि जिसमें जानवर को के जो बच्चा है उसे एटलीस्ट आपको प्रॉपर दूध जरूर पिलाना है, अगर आपने उसे जिंदा रखना है और उसे तंदुरुस्त रखना है आगे फ्यूचर में। तो इसके अलावा सर दूध के अलावा इनकी जो खुराक है, आप कोई वंडा वगैरह इस्तेमाल करते हैं बच्चों के लिए? जी बिल्कुल, वंडा जब बच्चा जो है 6 महीने का हो जाए, 5 से 6 महीने का, तो फिर उसको जो खल वंडा, उसके जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, मतलब गंदम है या मकई है, उसे थोड़ा मतलब खल वगैरह थोड़ी देना शुरू करते हैं ताकि उसकी ग्रोथ अच्छी रहे, उसकी सेहत अच्छी रहे। तो इसके अलावा सर जो आपके पास मिल्किंग एनिमल्स हैं उनकी क्या रूटीन है, उनकी खुराक के बारे में, इसके अलावा उनके वंडे के बारे में थोड़ा सा बता दें। जी, मैं इसको आपको सिंपल बता देता हूँ कि जो है ना एक जानवर, उसको मतलब बिल्कुल किसी भी जानदार की तरह जिंदा रहने के लिए 2 चीज़ों की जो है ना बहुत ज़रूरत होती है, एक प्रोटीन्स, एक कार्बोहाइड्रेट्स। जानवरों के मामले में आपने उनके प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स वो पूरे करने होते हैं। आपने उन्हें चारा खिलाना होता है, आपने उन्हें वंडा खिलाना होता है। इन 2 तरीकों से आप प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स अपने जानवरों के पूरे कर रहे होते हैं। वो उसका तनासुब इस तरह से होता है कि चारा जो है वो एक जानवर का जो मिनिमम चारा होना चाहिए वो ये होता है कि जो उसकी
जो उसका लाइव वेट है, मिसाल के तौर पे अगर उसका लाइव वेट 400 किलो है, 400 किलो की एक भैंस है, 10 मन उसका वजन है, तो उसे 24 घंटे में एटलीस्ट 1 मन यानी अपने वजन का 10% जो है वो चारा चाहिए। ग्रीन जो मतलब सब्ज चारा होता है, ये जिसे हमारे देसी मतलब शटाला वगैरह कहते हैं, ये बाद में भी मकई के डांडे हो जाएंगे, चरी वगैरह, ये मतलब डिफरेंट किस्म के जो चारे होते हैं। 10% उसे अपनी बॉडी वेट का 10% एटलीस्ट दिन में चारा चाहिए। और उसके बाद जो वंडा है उसका तनासब इस तरह से होता है कि मिनिमम जो वो दूध दे रहा है उसका आधा, यानी कि 10 किलो अगर एक भैंस दूध देती है तो उसे एटलीस्ट 5 किलो वंडा 24 घंटे में आपने देना। तो उसे आप इसी तरह से देखेंगे कि 2 टाइमों में 2.5 किलो करके दे देंगे, या मतलब जिस तरह से भी आप उसकी रूटीन बनाना चाहेंगे वो उस तरह से बनेंगे। सर ये जो आपने वनडे की रेशो बताई है ये माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा है। जब आप अपने एनिमल को इतना ज़्यादा वंडा खिलाते हैं, इसके अलावा उसका जो चारा है उस पर भी काफ़ी फोकस करते हैं, इतना खर्चा करते हैं, फिर इतना खर्चा करने के बाद जो भैंस है, एक भैंस है, वो मालिक को क्या प्रॉफिट देती है? जी मैंने जो ये चीज़ नोट की है ना, इसमें डिपेंड करता है कि आप एक्चुअली कर रहे हैं। ये कॉस्ट को आप खुद कंट्रोल कर सकते हैं। कॉस्ट को कंट्रोल करना कोई इतना मुश्किल नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है। सिंपल आपने देखना है कि जानवर आपको दे क्या रहा है। अगर तो जानवर एक अच्छा दूध दे रहा है तो फिर उसका हक है कि उसे एक अच्छी खुराक मिले, ठीक है। मतलब एक जानवर आपको दिन में 1200-1300 का अगर वो दूध बना के दे रहा है जो आपका बिक रहा है, तो अगर 500 रुपया या 400 रुपया रोज का अगर आप उसे खिला देंगे तो इसमें कोई जो आफत है वो नहीं आ जाएगी। इसका आपको फायदा ही होगा, क्योंकि जानवर की सेहत अच्छी रहेगी तो वो ग्रो करेगा और ग्रो करेगा आपके पास। तो मेरे ख्याल से तो कोई ऐसा काम नहीं है कि 400 रुपया लगा के आपको 1500 रुपया रिटर्न में आ जाए। तो ये सिंपल तरीका है। इसमें एक्चुअली लोग यहाँ पे आके नॉर्मली जो ट्रेडिशनल जो हमारे डेयरी फार्मर्स हैं वो यहाँ पे आके गलती कर जाते हैं कि जानवरों के न्यूट्रिशंस का ख्याल नहीं रखते। देखें, जानवर ने अपने मुंह से बोल के नहीं कहना कि मुझे आज ये। इंसानों का तो ये होता है ना कि उनका जिस दिन गोश्त खाने को दिल कर रहा होता है वो फिर उस दिन कहते हैं आज अपनी सब्जी खानी नहीं, आज गोश्त बनाओ। जानवर ये चीज नहीं कह सकता। जानवर का आपने ख्याल रखना है, आपने देखना है, उसकी सेहत को देखना है। उसको देख के आपको पता चल जाएगा कि इसकी जो जिसामत है उसमें आपको नजर आ जाएगा कि यार ये मेल न्यूट्रिशन का शिकार है, इसकी खुराक की कमी है। तो वो फिर मालिक को इन्हीं चीजों का ध्यान रखना पड़ता है कि जानवर को टाइम पे पानी मिल रहा है। पानी बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे गर्मी का सीजन अब स्टार्ट हो चुका है, सर्दियों में इतना फर्क नहीं पड़ता, जानवर एक दफा भी पानी पिए तो मतलब गुजारा हो जाता है। अब आगे गर्मी आ रही है, साफ पानी जानवर के लिए हर टाइम अवेलेबल होना चाहिए। जी सर, माशाल्लाह आपने काफ़ी कीमती और अच्छी गुफ्तगू की है। जो दोस्त ये वीडियो देख रहे हैं उनका जहन है डेयरी फार्म शुरू करना, उनके लिए कोई अच्छा सा मुखलस मशवरा? देखें जी, अगर डेयरी फार्मिंग के बारे में आप मेरे से मशवरा लेना चाहें तो मेरा तो मशवरा यही है कि ये बहुत अच्छा काम है, लेकिन जैसे कि किसी भी काम में मेहनत के बगैर गुजारा नहीं है, उस तरह इस काम में भी मेहनत के बगैर गुजारा नहीं है। ये काम ऐसा है कि जो आपका अपना होगा। कोई भी इसे करेगा, बिजनेस है ना, ये आप किसी की जॉब नहीं करेंगे। डेयरी फार्मिंग ऐसा काम है जो आपका अपना है। मतलब आपने ये नहीं कि आप 9 to 5 किसी के पास जॉब करने जा रहे हैं, किसी के पास जॉब करने जा रहे हैं, उसमें आपको ना इतना फर्क नहीं पड़ता। अगर नुकसान हो रहा है तो कंपनी का हो रहा है, आपका तो नहीं हो रहा। तो ये काम ऐसा है कि इसमें मेहनत बहुत ज़्यादा रिक्वायर है। काम आसान नहीं है, मुश्किल है, लेकिन कोई भी काम आसान नहीं होता। तो मेरा मशवरा है जी, जो भी इस काम में आना चाहे पूरा मुखलिस होके मेहनत के जज्बे के साथ आए तो इस काम में लॉस कोई नहीं है, प्रॉफिट है। अगर आप मुखलिस होके इस काम को करें तो इसमें अल्लाह ने बहुत प्रॉफिट रखा। 2 नंबरी ना करें, मुखलिस तरीके से ईमानदारी से करें। जी सर, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। इसके अलावा बड़ी अच्छी और कीमती गुफ्तगू की है। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।